डोमेन नेम सिस्टम एप्लीकेशन लेवल का एक प्रोटोकॉल है। हम लोग डोमेन्स को जानते हैं .com, .org, .in, इन नामों से, है ना। लेकिन बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है एक ऐसे सिस्टम का जिसके अंदर एक हायरार्किकल सिस्टम है। और हायरार्किकल सिस्टम किस चीज का है? जिन भी सर्वर्स पर हमारी वेबसाइट्स होस्ट हैं, उन सबके एड्रेसेस को मैप किया जाता है किसके साथ? उनके आईपी एड्रेस के साथ। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हम किसी भी सिस्टम को उसके आईपी से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। साथ साथ उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है। तो जब भी हम किसी फाइल को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या किसी सिस्टम को लोकेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको याद रखने के लिए आसानी हो, उस पर्टिकुलर सिस्टम को हमने डोमेन नेम सिस्टम नाम दिया है। हम इसमें एक आपने वर्ड सुना होगा, यूआरएल। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये एग्जैक्टली उस फाइल का परफेक्ट डेस्टिनेशन है जिस फाइल को हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर। यहां पर कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर एक और नाम मैं आपको देना चाहूंगा, एफक्यूडीएन, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुल्ली तो लिख लीजिए डोमेन नेम क्या है और डोमेन नेम सिस्टम में हम कैसे करते हैं, क्या सिस्टम है। इट इज ए हायरार्किकल नेमिंग सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग, इट इज ए hierarchical naming system to identify TCP/IP host on internet. It is a distributed system that provides number one, पहला पॉइंट डालेंगे, that provide a method for identifying host on the internet using
अल्फा न्यूमेरिक यूजर फ्रेंडली, या फ्रेंडली लिख लो, यूजर लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रेंडली नेम्स called, this one called fully qualified domain name. Called FQDN. Instead of using difficult to remember friendly names called fully qualified domain name, instead of दोबारा बोलो, instead of difficult to remember IP addresses, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, फ्रेंडली नेम्स होते, आईपी एड्रेस याद नहीं रखना पड़े, इसलिए हम फ्रेंडली नेम से सजेस्ट करते हैं। अभी आप लोगों के नाम की जगह अगर हम लोग नंबर से आपको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दें, और वो नंबर, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको 10th का रोल नंबर याद है? बहुत कम लोग हैं ना, क्यों? और मान लो तो एक सीरीज में नंबर है और बीच में डॉट्स लगा दिया, उनको बाइनरी में कन्वर्ट करके ऊपर कह दिया जाए कि इसमें बाइनरी में याद रखो, क्या होगा? भूल जाएंगे, जिनको याद है वो भी भूल जाएंगे। तो यहां क्या है, हम क्यों आईपी एड्रेस क्यों डिफिकल्ट टू रिमेंबर है? क्योंकि पहली चीज तो वो बाइनरी में है, दूसरा 32 बिट एड्रेस है, तीसरा वो बाइनरी में है। समझ रहे हो? अब वेबसाइट, अभी हम तुरंत क्या करते हैं, जो एड्रेस बार है हमारे उसकी एक्सप्लोरर की या जो भी वेब ब्राउजर है, उसमें सिंपल सा हम डोमेन नेम डालते हैं वेबसाइट का और तुरंत वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जिनको हम आईपी एड्रेस से ही ट्रेस आउट करते हैं। उनको सर्व करने का रूल ही यही है कि वहां पे आपको आईपी एड्रेस डालना है। समझ रहे? ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें जनरली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वेबसाइट्स होती हैं, कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स होती हैं, या ये कहें कि जो सिक्योर एनवायरनमेंट वाली वेबसाइट्स हैं उनको हम एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस ही वहां पर डालते हैं। कई बार आप लोगों ने जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखते हैं या कुछ और इस तरीके की, तो वहां पर उन वेबसाइट में आईपी एड्रेस दिया हुआ होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, हायरार्किकल सिस्टम है। हायरार्किकल का मतलब समझते हैं ना आप, कि एक नोड होगा, उसके पेरेंट देन चाइल्ड, इस तरीके का सिस्टम जिसको हायरार्किकल सिस्टम बोलते हैं। इस नेम का एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम बोल रहे हैं, जो यूजर फ्रेंडली नेम या नेम हम याद रखने वाले नेम है, उनका एक पर्टिकुलर नेम है जिसको हम नाम दे रहे हैं एफक्यूडीएन। एफक्यूडीएन का मतलब फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, क्यों दिए जाते हैं? जिससे कि हमको आईपी एड्रेस याद नहीं रखना पड़े, इसलिए हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट इसी में, नंबर 2, मेथड फॉर locating host
locating host on the internet by resolving their FQDNs into their associated IP addresses. सिंस 1983 तक इनको टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में जाना जाता था। एक टेक्स्ट फाइल होती थी, सिंपल से उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक पर्टिकुलर डेटाबेस में, और उस डेटाबेस का नाम हमने दे रखा है नेम स्पेस। सुना है आपने, नेम स्पेस? तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, until 1983 the internet computers need internet computers need locally stored host files to perform name resolutions these host file are text files. These host files are text files that are list of FQDNs and their associated IP addresses। यानी 83 तक तो एक लिस्ट बनाई, यहां पर FQDN दिया, इधर उसका IP एड्रेस दिया, ये टेक्स्ट फाइल थी, सिंपल नेम रेजोल्यूशन का ये तरीका था। 1984 में ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया डोमेन नेम सिस्टम का, जो परफेक्टली फॉर्मेट था कि किस तरह से हम लोग नेम स्पेस में नेम रिजोल्यूशन करेंगे। रिजोल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं कि किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। सिंस 1984 द हायरार्किकल DNS सिस्टम, यानी इसके अंदर सपोज करो ये जो सिस्टम है इसको क्यों खत्म कर दिया गया। डोमेन नेम सिस्टम तो था, लेकिन इसको खत्म क्यों किया वो समझना। यहां पे क्या है कि यहां पर आपका डोमेन नेम है, इधर आपका IP एड्रेस है, इधर डोमेन नेम है, इधर IP एड्रेस है। 5, 10, 50, 500, 700, 800, 1000 तक अगर डेटा है तो फाइंड आउट करना आसान है, लेकिन अगर वो डेटा इंक्रीज होके लैक्स में अगर पहुंच रहा है तो क्या फाइंड आउट करना आसान है? नहीं, क्योंकि वो जो सिस्टम है, सर्चिंग कह सकते हैं या कुछ और भी हम उसको कहें, उसमें फाइंड आउट करना, एक लिस्ट में से फाइंड आउट करना मुश्किल है। सॉरी, उसकी जगह हमने क्या किया,
हायरार्किकल सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, और वो हायरार्किकल डोमेन नेम सिस्टम कब इवोल्यूशन में आया? 1984 में। क्लियर? इन 1984 hierarchical DNS naming system was invented, and name servers were deployed were deployed today. DNS functions as backbone for the internet, network communication. For DNS to work, क्या इसके लिए एसेंशियल है? 4 elements are required. Number 1, a naming system that uniquely assign each host on the internet a DNS name. Number 2, name servers क्या करते हैं? that keeps the track of the DNS namespace को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो ये कलेक्शन ऑफ डोमेन नेम्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डोमेन नेम्स कह सकते हैं हम इसको. देन कम्स थर्ड एलिमेंट, दैट इज रिजॉल्वर्स. That can query the name servers asking what IP address corresponds to a particular DNS name. Then the fourth element, that is a way of assigning domain names
to companies and organizations that have networks to need to be connected to the internet, that need to be connected to the internet. हम जिस इंटरनेट की बात कर रहे हैं वो ये वाला इंटरनेट है या ये वाला इंटरनेट है? नीचे वाले की बात कर रहे हैं, है जी? दोनों एक ही है, स्पेलिंग में फर्क मैंने बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो कैपिटल आई का पार्ट होती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक कंसोर्टियम है जिसमें जितने भी वेब सर्वर्स हैं उन वेब सर्वर्स को इंक्लूड किया गया है। और ये जो वेब सर्वर्स हैं बेसिकली जो डोमेन नेम का जो सिस्टम है वो उन वेब सर्वर्स की लोकेशन के लिए ही परफेक्टली मैच करता है। अदरवाइज हमको डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो सर्वर इंटरनल सर्वर होगा इंटरनेट वर्किंग की अगर हम बात करते हैं, जो इंट्रानेट हम जिसको बोलते हैं कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके अंदर हमारे पास कितने कंप्यूटर्स होंगे? कितने कंप्यूटर्स होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में? 1000 कंप्यूटर्स। नंबर 4 डिजिट का नंबर होगा भाई, ये है, और हम उसके लास्ट आईपी एड्रेस के जो लास्ट 2 डॉट्स है उससे हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जब ये नंबर, जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तब जाके हमको इस डोमेन नेम सिस्टम की इंपॉर्टेंस पता लगती है। 4 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए। पहला एलिमेंट है कि एक नेमिंग सिस्टम, दूसरा एलिमेंट एक नेम सर्वर्स जहां पर हम उनको स्टोर करके रख सके, तीसरा एक रिजॉल्वर डोमेन नेम रिजॉल्वर डीएनआर के नाम से हम उसको जानते हैं। वो क्या करता है, जैसे ही आप डोमेन नेम डालते हैं वो रिजॉल्वर ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट फायर करता है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। समझ रहे हैं? तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट जाती है मैपिंग स्टार्ट हो जाती है, और मैपिंग स्टार्ट होने के बाद में उसका आईपी एड्रेस फाइंड आउट किया जाता है। कितने लोगों ने क्लोजली वॉच किया, जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्फ करते हैं तो आपका जो ब्राउजर की विंडो है वहां पे कई बार इस जगह पर आईपी एड्रेसेस फ्लैश होते हैं, और ये वेरी करता है ब्राउजर टू ब्राउजर, कुछ पे होता है कुछ पे नहीं होता है। तो ये जो आईपी एड्रेसेस है, और एक चीज ध्यान रखना, ये आपको अच्छे से पता है कि जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़ी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम गूगल की बात करें या हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिनका काम एक सर्वर से नहीं चल रहा है। एक सर्वर से मतलब कि उनके पास इतना ह्यूज अमाउंट में ट्रैफिक है कि उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक सर्वर काफी नहीं है। उन्होंने उसको सब डिवाइडेड किया हुआ है वेरियस सर्वर्स पे, वेरियस लोकेशंस पे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल मैं याहू की बात करता हूं, याहू के ऊपर जिनका ईमेल एड्रेस है एक yahoo.com पर है या .in पर है? कॉम पर है, तो इसका मतलब बहुत पुराना है।
याहू ने बहुत साल पहले, ये मान लीजिए आपकी 2008 के बाद में सब इनके ऊपर शिफ्ट कर दिया था। समझ रहे बात को? तो यानी तब तक एक यूनिवर्सल ईमेल एड्रेस चल रहा था, यानी वो उसके डॉट कॉम पर ही सेव थे, यानी जो उसका ईमेल सर्वर था वो एक सिंगल सर्वर था जो डॉट कॉम से। अब उसने क्या किया, जब यूजर्स बढ़ गए तो उनको सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिया जोन वाइज। जैसे ये इंडिया के कस्टमर है तो उनको केवल आईएन ही अलॉट कर रहा है, क्योंकि वो तो अपने आप आता है, आप सेलेक्ट थोड़ी कर सकते, उसका डोमेन नेम आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो खुद आपको अलॉट करता है। नाम आप सेलेक्ट कर सकते हो आपका, कि आपका नाम आपको क्या रखना है, लेकिन डोमेन वो आपको देगा, जो सर्वर के ऊपर आपका ईमेल आईडी ईमेल सर्वर के ऊपर जाएगा वो आपको वो ऑर्गेनाइजेशन देगा। क्लियर? चलिए, फिर हमने चौथा जो एलिमेंट दिया वो क्या दिया, कि वो जो डोमेन नेम्स है वो ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी, जिनका काम है डोमेन नेम को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये मान लीजिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स कह सकते हो आप, जिनको सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं आपको, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने वेब होस्टिंग की, आपने वेबसाइट होस्ट की, तो आप सबसे पहले डोमेन परचेज करोगे। तो डोमेन परचेज करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपको अप्रोच करना पड़ेगा, जिसके सर्वर के ऊपर आपको वेब स्पेस मिलेगा। वो वेब स्पेस कितना चाहिए, क्या चाहिए, उसके साथ साथ ही आपको डोमेन नेम भी परचेज करना पड़ेगा। अब आप देखते होंगे कुछ कंपनीज का काम ही यही है कि वो क्या करते हैं, डोमेन परचेज करके रख लेते हैं। जैसे अभी आज की डेट में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पॉपुलर नेम है, तो उसके लिए डॉट कॉम अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो डॉट कॉम आपको कॉस्टली मिलेगा, अगर किसी ने खरीद रखा है तो। डॉट आई एन पे जाएंगे तो वही सेम नेम आपको कम रेट पर मिल सकता है। और आप सेग्रीगेट कर लीजिए, सीओ डॉट इन पर जाएंगे तो आपको और सस्ता मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये उस पर्टिकुलर डोमेन नेम सिस्टम या उस पर्टिकुलर हायरार्की में उसकी अप्रोच या उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ना, हायरार्की वाइज वो पर्टिकुलर सिस्टम पे उसकी पोजीशन कहां है, उसके बेसिस पर उस डोमेन नेम की प्राइस डिसाइड होती है। समझ रहे? चलिए आगे, नेक्स्ट वन कैसे काम करता है। The system works as follows. The DNS assigns, हायरार्किकल अप्रोच है, तो DNS क्या करेगा, इट असाइंस ए यूनिक नेम टू ईच TCP IP होस्ट। यहां पर मैं जो वर्ड बोल रहा हूं होस्ट, होस्ट का क्लियरली मतलब सर्वर्स से है। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए सर्वर्स। राउटर्स भी हो सकते हैं, राउटर्स को भी आईपी एड्रेस देते हैं, डोमेन नेम देते हैं। ठीक है, दिस यूनिक नेम is called FQDN. FQDN. The DNS
namespace is defined as the collection of all FQDNs on the internet. The DNS namespace is a hierarchical database in structure beginning with root domain, इसको हम डॉट के नाम से जानते हैं, रूट डोमेन which branches to top level domains, then second level domains, then third level domains, to third level domain to individual host. ये आपका root domain, these are the top level, these are the second level and third level. क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये वेरी करता है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने केवल आपको फॉर एग्जांपल बताया कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो है ये फिक्स है। टॉप लेवल में आपको .net, .org, .com, .uk,
.in, .us, .mil, ऑर्गेनाइजेशन वाइज, .edu, ये आपको टॉप लेवल डोमेन्स में मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को? टॉप लेवल का मतलब जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज जो डोमेन्स है वो सब टॉप लेवल डोमेन्स है। .biz भी आपको इसमें मिलेगा। फिर आप आ जाइए ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनके हिसाब से। ये हो गया साहब आपका डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल और है जिसका नाम है DHCP। सुना है ना? DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP सुना है? नहीं सुना। DHCP, this is another application level protocol हाँ, जितनी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से प्रोटोकॉल्स हैं। जो इंपॉर्टेंट है उनको हम कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंटली काम में आने वाले हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा किए जाते हैं। ठीक है, मोर है, अभी तो बहुत बाकी है। ठीक है, चलिए। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, दिस इज अनदर एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल which is an extension of BootP। bootstrap protocol, it is implemented, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं। it is implemented as a client server protocol that uses DHCP servers and DHCP clients, servers and DHCP client। यही तो खास बात है। बूटस्ट्रैप, मैं यही पूछने वाला था कि अभी तक किसी का क्वेश्चन नहीं आया कि बूटस्ट्रैप तो एक लैंग्वेज है। आप लोगों ने HTTP पढ़ा है? तो बूटस्ट्रैप से पहले पढ़ा है बाद में पढ़ा है? HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पक्का? HTTP क्या काम आता है और कौन से लेवल का प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल है, ये तो मानते हो। ठीक है, तो वैसे ही जो बूटस्ट्रैप, आप जिस लैंग्वेज की बात कर रहे हो वो उसका एक
इम्प्लीमेंटेशन है वो बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, मतलब वेब डिजाइन से अलग चीज है, वो अलग है, ये अलग है, समझ रहे हो? ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो डेवलपमेंट के लिए जो आप वेब डिजाइनिंग करते हो उसमें काम में आता है। ये प्रोटोकॉल है जिसको हम अब काम में लेना बंद कर चुके हैं, उसकी जगह पे हम डीएससीपी को काम में लेते हैं। अब इसका काम क्या है वो मैं समझा देता हूं आपको। अभी हमने डोमेन नेम सिस्टम देखा था कि हम उसमें क्या कर रहे हैं कि आईपी एड्रेस और डोमेन नेम को मैप कर रहे हैं, कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर इंटरनेट पर डीएससीपी अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं तो जो क्लाइंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स और सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस वो अपने आप देने लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डीएससीपी सर्विसेज ऑन कर दी हैं तो जितना भी हमारे नेटवर्क में जितने भी क्लाइंट्स हैं उन क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस ये ऑटोमेटिकली असाइन करना स्टार्ट कर देगा। हमको केवल डीएससीपी सर्वर का आईपी एड्रेस देना होगा। वेबसाइट से रिलेशन नहीं है इसका, इंटरनेट से रिलेशन है, इंटरनेटवर्किंग से रिलेशन है। नहीं 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 नहीं, वहां नहीं है इंटरनेट। वही कंफ्यूज हो रहे हो किससे? कैपिटल आई और स्मॉल आई से। यहां मेरे नेटवर्क में जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने भी होस्ट हैं, अगर मैंने सर्वर पर अपने सर्वर पर डीएससीपी सर्विसेज ऑन कर दी तो जितने भी मेरे नोड्स हैं उन नोड्स को ऑटोमेटिकली ये आईपी एड्रेस अलोकेट करने लग जाएगा। दैट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको 1000 कंप्यूटर की हम बात करते हैं कि आपको 1000 में एक के ऊपर जाना पड़ेगा, एक एक को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। आपको करना कुछ नहीं है, सबको कनेक्ट करना है सिस्टम को, जो आपका सर्वर है उसकी डीएससीपी सर्विसेज ऑन करनी है, सर्वर को आपको आईपी एड्रेस देना है, और सर्वर को आईपी एड्रेस देने के बाद तुरंत वो सर्वर क्या करता है, जितने भी क्लाइंट्स हैं उसके पास उन सबको आईपी एड्रेस अलोकेट कर देता है और एक टेबल बना देता है, और टेबल बना के आपके सिस्टम पर स्टोर कर देता है। आप उसका प्रिंट आउट लेके देख सकते हैं किसका क्या आईपी एड्रेस। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग जब नेटवर्किंग की प्रैक्टिकल्स करते हैं तो ये इसको करवाते हैं बाकायदा। चलिए लिखिए इसमें आगे। DHCP server is a machine that runs a service that runs a service that can lease out IP addresses to any client any client it is closed type of database which cannot be disclosed to other than the network clients।
ये हो गया साहब आपका DHCP। SMTP समझ लेते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। used to transfer email addresses or email messages used to transfer और डिलीवरी, ट्रांसफर की जगह डिलीवरी लिख लो, ऑफ ईमेल एड्रेसेस करता क्या है, इट डिफाइंस मैसेज फॉर्मेट डिलीवरी ऑफ ईमेल, रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ ईमेल, मैसेज फॉर्मेट एंड फॉरवर्डिंग प्रोसीजर्स। हाँ, प्रोसीजर्स ऑफ ईमेल। ये भी वही क्लाइंट सर्वर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, जिसमें एक होस्ट होगा, एसएमटीपी होस्ट और एसएमटीपी क्लाइंट। जो होस्ट होंगे जिनके भी बीच में हमको ट्रांसमिशन करना है, उसमें सिंपली आपने देखा होगा कि जो प्रोसेस होता है, हम क्या करते हैं, फॉर्मेट आपने देखा है मैसेज का, टू, फिर आपका सीसी बीसीसी, इस तरीके की इंफॉर्मेशन, वहां पर एग्जैक्टली इसके हेडर इंफॉर्मेशन में ये सब चीजें मेंशन होती हैं। और वहां पर जो हम सिंपल जो टू सीसी बीसीसी लिख रहे हैं वो नहीं है यहाँ पर, वहां पर जो फील्ड्स हैं वो है मेल एफआर। मेल एफआर का मतलब मेल फ्रॉम, मेल टू, ठीक है, लिख लीजिए, टू फॉरवर्ड ए मैसेज, to forward a message, an SMTP host establishes a connection with second SMTP host। अंडरलाइन कर लेना जो मैं बोल रहा हूं अब, यूजिंग यूजिंग TCP पोर्ट 25, यूजिंग TCP पोर्ट 25। ठीक है, यानी पोर्ट एड्रेस दिया है मैंने इस बार, और पोर्ट एड्रेस किसका है, TCP पोर्ट का है। यानी SMTP में पूछा जा सकता है किस पोर्ट का यूज किया जाता है, और पोर्ट क्यों यूज किया कर रहे हैं, टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन, किसके साथ कनेक्शन, टू द सेकंड एसएमटीपी होस्ट। ठीक है, टू द सेकंड एसएमटीपी होस्ट। हाँ, देन SMTP सेशन इज इनिशिएटेड,
then SMTP session is initiated by sending hello command, डबल एल नहीं है, by sending hello command and receiving an OK message, OK response then receiving OK response, OK response। इस तरीके का सिनेरियो हम लोग इसमें दिखाते हैं। ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है यूजिंग पोर्ट, ये SMTP होस्ट 1 है, ये SMTP होस्ट 2 है। इसका जैसे ही ये यहां से कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा वैसे ही ये क्या करेगा, ये हेलो कमांड भेजेगा, ये ओके भेजेगा, रिसीवर भेजेगा। ओके अगर नहीं भेजेगा तो नीड मैसेज जाएगा। जब तक ओके रेस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक मैसेज का ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं होगा, सेशन इनिशिएट नहीं होगा। किसका? नहीं, ओके वो एक अलग इशू है, वो अलग, कनेक्शन टर्मिनेट हो गया उस केस में तो। लेकिन आपको ये पता है कि ये काम कहां हो रहा है, टीसीपी पोर्ट पर हो रहा है, तो डेफिनेटली टीसीपी पोर्ट क्या करता है, गारंटीड डिलीवरी ऑफ मैसेज। ठीक है, तो गारंटीड डिलीवरी है इसलिए वो चांसेस कम है। कनेक्शन जैसे ही मैसेज नहीं पहुंचेगा रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो सिस्टम ही यही है कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक आगे जाएगा ही नहीं। डिलीट का अलग सिस्टम, हाँ, डिलेड डिलीवरी अगर हो रही है तो वो रीट्रांसमिशन हो जाएगा उस केस में। आप लोग देखते होंगे एक बार, कई बार एक ही मेल 2 बार आ जाता है, कई बार एक ही मेल सेम टाइम पे 2 बार आ जाता है, उसके पीछे यही रीजन। देन कम्स, ये क्या करेगा, जो फर्स्ट होस्ट है वो कुछ कमांड जनरेट करेगा, वो कमांड्स नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट होस्ट देन uses following commands to forward message number 1 mail fr, ये आइडेंटिफायर है बेसिकली फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग होस्ट, मेल fr। देन rcpt2, देन डेटा, बिल्कुल आज की सीरीज में जाती है, डेटा के साथ आज की सीरीज में डेटा जाएगा इसके साथ। ठीक है, देन कम्स लास्ट वन, क्विट। दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से SMTP। इसके 2 वर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं। कौन कौन सा? IMAP और POP3, इसी के 2 यूटिलिटीज हैं।